जीरो हो गया। ठीक है, मैं खुद भी भूल गया कि मैंने कहाँ तक पढ़ाना था। अच्छा जी, वोकैबलरी का जनाब लास्ट वर्ड जो हमने लास्ट टाइम लिखा था उससे आगे लिखेंगे। वाली म्यूट रखें, JUVENILE, जुवेनाइल। यंग, वाली म्यूट करें, TENDER, टेंडर। जी जनाब, वाली में तमाम लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट जो है अपने लाइक उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। अच्छा जी, इस लफ्ज का जेनरलाइज, यंग, टेंडर, इसके हम उलट भी साथ लिख लेते हैं। DOTAG, डॉटेज, ANTIQUATED, एंटीक्यूटेड। अच्छा जी, जनरलाइज का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, लेकिन वो 18 साल के बिल्कुल करीब होता है, या 14 साल से ज़्यादा होता है, 18 साल से कम होती है, उसको कहते हैं जनाब हम नौ उम्र, या फिर कहते हैं कम से। ठीक है, कम से, ठीक हो गया। यंग का मतलब होता है नौजवान। टेंडर का मतलब होता है जनाब नाजुक, यानी इस उम्र में जो लोग होते हैं वो नाजुक होते हैं। अच्छा जी, डॉटेज का मतलब क्या होता है? डॉटेज का मतलब होता है जनाब अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी आप लिख देंगे, ओल्ड भी लिखते हैं। ठीक है, एंटीक्यूटेड का मतलब होता है जनाब पुराना। ठीक है, ओल्ड, और ओल्ड का मतलब भी पुराना। और डॉटेज का मतलब होता है जनाब क्या कहेंगे आप, इसको आप लगन भी कह सकते हैं, और कम फहमी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो मीनिंग आप लिखेंगे। नेक्स्ट, KEEM, कीन, SHARP, शार्प, POIGNANT, पोइग्नेंट। अच्छा जी, वैपिड, VAPID, वैपिड, और इंसेप्ट, INSIPID, इंसेप्ट। कीन का मतलब होता है शौकीन। शार्प का मतलब होता है जनाब तेज, यानी बहुत ज्यादा तेज से सोचने वाला। ठीक है, पोइग्नेंट का मतलब सख्त भी होता है, और सख्त भी होता है और तेज भी होता है, यानी कि जो वो बंदा जो मतलब है कि आपको पता है कि गुस्से वाला होता है तो वो फिर काफी तेज बंदा होता है। ठीक है, वैपिड का मतलब होता है बेमजा या ठंडा। इनसेप्ट का मतलब होता है गैर दिलचस्प, गैर गैर दिलचस्प। नेक्स्ट, KINDRED, किंडर्ड, RELATION, रिलेशन, SPECIES, स्पेसीज, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड के साथ लिखिएगा डिसिमिलर, DISSIMILAR, डिसिमिलर।
किंडर्ड का मतलब होता है कराबत यानी रिश्ता। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, ताल्लुक, वास्ता। स्पेसीज का मतलब होता है जिन्स या शक्ल, यानी ये जो है कि कौन से रिश्तेदार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, जिन्स। अनरिलेटेड का मतलब होता है गैर मुतल्लका, गैर मुतल्लका। डिसिमिलर का मतलब होता है नामुवाफिक या मुख्तलिफ, यानी जो है एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो। एक बंदे के ताल्लुक है किसी एक ट्राइब से आ रहा है, एक का ताल्लुक कहीं से मिलता ही नहीं है, ठीक है। KNAVE नेव, डिसऑनेस्ट, और SCOUNDREL स्काउंड्रल। उलट लिखेंगे PARAGON। पैरागॉन INNOCENT इनोसेंट। नेव का मतलब होता है KNAVE, के खामोश है। नेव का मतलब होता है जनाब झूठा या दगाबाज, धोखा देने वाला। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बददीयाना। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाशी या बदमाश। पैरागॉन PARAGON, पैरागॉन कहते हैं मिसाल यानी नमूना, यानी हम कहते हैं ना फलां बंदा का बेटा जो है कितना लायक था, तो आपको भी ऐसा बनना चाहिए, तो ऐसे पेरेंट्स में मिसाल देते हैं। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, यानी वो जो बंदा होता है जिसकी मिसाल दी जा रही होती है, इसका मतलब उनके सामने वो बहुत अच्छा है, मासूम है, हर गुनाह से पाक। अच्छा जी, नेक्स्ट KNELL नेल, DEATH डेथ, LAST लास्ट, BLOW लास्ट ब्लो। उलट लिखें रिकंस्ट्रक्शन और रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी और रिकंस्ट्रक्शन। KNELL नेल का मतलब होता है मौत की निशानी, मौत की निशानी। डेथ का मतलब होता है वफात। लास्ट ब्लो का मतलब होता है आखिरी झमका, आखिरी झांका या आखिरी सांस या आखिरी लम्हा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर नो। तामीर नो का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोबारा बन रही होती है, अभी बनी नहीं होती लेकिन बनने की तरफ जा रही होती है। रीडिस्कवरी का मतलब होता है ज़ाहिर करना या दोबारा दरियाफ्त करना, दोबारा दरियाफ्त करना। आखिरी मीनिंग ऐड करेंगे, लास्ट वन KNOTTY नोटी। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट। अच्छा जी, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड लिख लें, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इसके साथ उलट लिख लें सिंपल और मैनेजेबल। मैनेजेबल। अच्छा जी, KNOTTY नॉटी का मतलब होता है जनाब मुश्किल या पेचीदा भी कह सकते हैं, यानी जो चीज मुश्किल होती है, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेटेड
यानी जो चीज़ आपकी समझ से बाहर हो, पेचीदा। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। सिंपल का मतलब सादा। मैनेजेबल का मतलब होता है जनाब आसान या फिर काबिल इंतज़ाम। ठीक है, यानी ऐसी चीज जिसको आप संभाल सकते हो, काबिल इंतज़ाम। जी जनाब, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तमाम लोग, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल मौजूद नहीं है इस वक्त। तो इसके बाद जो है आप मुझे बता देंगे कि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दें। नज़र सही आ रहा है, पूरी स्क्रीन आ रही है और स्क्रीनशॉट ले लिए, ये भी बता दें। जी जनाब, वैसे हमारी रिकॉर्डिंग तो हो रही है बेहतरीन, लेकिन फिर भी मतलब है कि आपने ले लेना स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना, जिसका सही होगा बिल्कुल वो मैं शेयर कर दूँगा। जी ले लिए जी। यार जिसका नेट थोड़ा सा कमज़ोर है ना, जिस बंदे का नेट कमज़ोर है वो मैसेज ही कर दिया करे। हेलो। जी जी। तो यार आप, जब आपका नेट कमज़ोर है आप चुप कर जाए, कोई और बंदा बात कर ले। जी और कोई बात करे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए, सेंड कर देना, मुझे सेंड करेंगे फिर मुझे समझ आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें लेकर। कर दिया था। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जनाब हम मैथ मैथ करते हैं, और मैथ के अंदर जो है हमारे सामने, आपने यार जो स्क्रीन पढ़े नहीं जा रहा सही। चलें खैर, चलें जी। जी जनाब, अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ के हम 3 या 4 सवाल लिखेंगे, उसके साथ फिर हम लिखेंगे कंप्यूटर के सवाल। कंप्यूटर के सवाल आप लोगों ने याद करने, बंदा भूल भी जाता है। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को, सर मैंने आपको शेयर किया, स्क्रीनशॉट चेक कीजिएगा, ठीक है। बस ठीक है, 2 3 4 बंदों ने शेयर कर दिया है। बस जो वैसे भी हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, परेशानी कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए, आफ्टर 32 years फ्राम नाउ ए बॉय विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years बैक। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर 32 year, आफ्टर 32 year फ्राम नाउ। अच्छा जनाब, ऐसा होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना एक दो वोकेबलरी यहाँ पर लिख के खड़ी कर दूंगा, और दूसरा जो मैथ के 4 या 5 सवाल जो भी होंगे ना, वो मैं आपको पहले ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक छोटे से पेज पे लेके, ठीक है। और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे सवाल करूंगा, ताकि हमारा टाइम जो है कम वेस्ट हो। क्लियर बात। अच्छा जी, आफ्टर 32 year फ्राम नाउ, आज से 32 साल पहले, ए बॉय विल बी, ए बॉय विल बी 5 times as old as he was 8 years back,
as old as he was 8 year back। वो कहता है कि एक लड़का जो है अगर वो 5 साल पीछे चले जाए तो वो 8 साल जो है 8 साल पीछे चले जाए तो वो 5 साल 5 गुना था फिर। हाउ ओल्ड द बॉय इज नाउ, हाउ ओल्ड बॉय नाउ। सवाल यह है कि आफ्टर 32 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 32 साल बाद, नाउ ए बॉय, अब जब जनाब जो बच्चा है ए बॉय विल बी फाइटर, ठीक है। वो कहते हैं आज से 32 साल के बाद, आज से 32 साल के बाद ए बॉय 5 टाइम बनता है एज ही ओल्ड एज ही 8 ईयर का। अगर हम पीछे 5 साल 8 साल चले जाएं तो वो जनाब क्या हो बनता है 5 गुना बनता है। तो अब वो जनाब कितना है, तो इसमें हमारे पास ना सपोज कि एक सवाल बड़ा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 32 ईयर फ्रॉम नाउ बॉय विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज वाज 5, ठीक है। इस सवाल की या स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। अच्छा जनाब, इसके अंदर जनाब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर उसने ना पेरेंट्स की एज बतानी थी, ठीक है। किसकी एज बतानी थी, पेरेंट की एज बतानी थी। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेरेंट की एज नहीं बताई, ठीक है। सपोज फादर एज इज एक्स, क्योंकि हमेशा हम फादर की एज के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे या वालिद की वालदा की साथ। सपोज उसके वालिद की जो उम्र है वो एक्स है या पेरेंट्स की जो उम्र है वो एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रॉम नाउ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब यह है कि आज के बाद x प्लस 32, यहाँ पे देखें ना आफ्टर 32, इसका मतलब है नाउ का मतलब है, फ्रॉम नाउ का मतलब है कि भाई 32 यानी पेरेंट्स की जितनी भी उम्र है उसके अंदर उसको 32 साल ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है 5 टाइम 8 ईयर बैक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट के मुताबिक 5 टाइम्स 8 ईयर बैक। अगर हम पीछे चले जाएं 8 साल पीछे चले जाएं तो वो 5 गुना बन जाती है उम्र। तो वो कैसे भला बनेगी, हमारे सामने जनाब पेरेंट्स की उम्र कितनी है, एक्स है, उसमें से कितने हम माइनस करें, बैक करने 8 को -8, तो उम्र कितनी बन जाती है, उम्र बन जाती है 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे सवाल को समझना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स की जो वालिद है उसकी जितनी भी उम्र है, कितनी उम्र है एक्स, उससे 8 साल हम पीछे जाएंगे, एक्स -8, और वो उम्र कितनी बन जाती है 5 गुना, किसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक स्टेटमेंट थी जो बनानी थी हमने, और आपको उम्मीद है समझ भी आ गई। हमारे पास एक तो इक्वेशन बन जाती है ये वाली, और ये इक्वेशन बन जाती है ये वाली, ठीक है। ये दो इक्वेशन बना लेते हैं। अब हमारे सामने एक इक्वेशन क्या है, वो कहता है जी x प्लस 32 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 8। ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये है कि x की उम्र 32 में जमा करें तो वो किसके बराबर बनती है, पीछे चले जाएं 8 साल पीछे चले जाएं तो 5x इंटू माइनस 8 बनती है। अब हम इसको करेंगे हल, कैसे करेंगे, देखेंगे हमारे पास x प्लस 8 इसको ओपन करेंगे 5x माइनस 40, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास 32 आएगा यार। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, ये प्लस है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 5x, ये हमारे पास है 40 माइनस का, इधर ये जनाब आपके माइनस का हो गया 32, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का 4x आ जाएगा, ये हमारे पास जनाब माइनस का 72 आ जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू 72, 4 को दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो बाकी x बच जाएगा, x इज इक्वल टू 18।
इसका क्या मतलब है कि बच्चे की जो उम्र है वो जनाब 18 साल है। ठीक है, इस सवाल के अंदर जनाब उसने मतलब ये सपोज करना है वालदैन को, ठीक है, तब जाके ये सवाल ये पीपीएससी के पेपर में आया हुआ है। और जिस बंदे को समझ आ गई अच्छी बात, जिसको नहीं समझ आई इसको अच्छी तरह रट्टा लगा लेना, ठीक है। कम अज कम सवाल का जवाब तो याद होना चाहिए ना आपको, ठीक है। वैसे अगर आपको समझ नहीं आई किसी पॉइंट की तो आप मुझे बता दें। इसके अंदर एक इक्वेशन ये बनानी थी और एक ये बनानी थी, इस इक्वेशन के मुताबिक हमने सवाल करना था। वो कहता है कि आज जो उम्र है ना वालिद की हुआ एक्स, इसके अंदर हम 32 साल जमा करें, ठीक है, तो टोटल उम्र बन जाती है किसकी, भला वालिद उसकी बन जाती है बच्चे की। लेकिन वो कहते हैं अगर यहाँ से आप पीछे चले जाएं, वालिद की उम्र कितनी है एक्स, पीछे चले जाएं कितने साल, 8 साल, एक्स माइनस 8, तो बच्चे की उम्र कितनी बन जाएगी, 5 गुना बन जाएगी। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम बनती है। तो लिहाजा x + 32 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 8। इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 18। जी जनाब कुछ समझ आई? एनीवन? जी जी, एक्स फादर है, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है हमेशा बच्चे की जो उम्र होती है ना, बच्चे की उम्र का कंपैरिजन होता है वालदैन की उम्र से। यहाँ पे फादर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, जो जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है। किसी और बंदे को समझ आए तो बता दें। अच्छा जी आगे चलते हैं। सवाल है जनाब हमारे सामने, इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सवाल वैसे बहुत आसान है लेकिन इसको हमने हल करना है तो हमारे साथ समझ आ जाएगा। सवाल है जनाब देखें जी, 5/5 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/15 मल्टीप्लाई बाय 5/20 मल्टीप्लाई बाय 5/25, ठीक है। 5/5 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/15 मल्टीप्लाई। अब देखें जी एक बात ध्यान में रखिएगा, दरमियान में माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। अगर दरमियान में ज़रब आ जाए तो हम इसको कट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ कट हो रहे तो हम उनको काट भी देते हैं। तो हमारे सामने इस सवाल के मुताबिक ये 5 से ख़त्म हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 3 15, 5 एकम 5 5 चौक 20, 5 एकम 5 5 5 25। अब क्या सवाल बच गया, ऊपर तो एक एक बच गया ना, तो हमारे पास एक डिवाइडेड बाय कितना बच गया, 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 और पहला एक है ये वाला, ठीक है, ये बच गया। नीचे जब मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, यानी ऊपर से ये 1/1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3, 1/4, 1/5। अब एक जो है वो एक से ज़रब होगा तो क्या जवाब आ जाएगा, एक ही जवाब आ जाएगा। 2 3 6 6 चौक 24, 24 को 5 से ज़रब देंगे तो 120 आ जाएगा, 1/120 जवाब। जी जनाब इसको समझ आ गई? एनीवन? वाली म्यूट कर दें, जिस बंदे को समझ नहीं आए बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, वाली म्यूट कर दें, जिस बंदे को समझ नहीं आ रही वो पूछे, बाकी तमाम लोग वाली म्यूट रखें। 6 3 12 6 24। जी जनाब इसका क्या जवाब आएगा, 6 3 12 6 24, आगे क्या जवाब आएगा? सर 9। कितना जवाब आएगा? 9। जी मैं बताता हूँ, इसका जवाब 12 है। कैसे किया उसने, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी इसमें हमने डबल सीरीज करनी थी और डबल सीरीज के मुताबिक पहला तीसरे के साथ, तीसरा पांचवे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, चौथा फिर छठे के साथ। लेकिन दोनों का जो फर्क होगा वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है जनाब जी, नजर आ रहे ना, नजर आ रहे। -2x - 3 = 3। ये आप छोटा सा सवाल है। -2x - 3 -3 वैल्यू ऑफ x क्या होगी? देखिए जी हमारे सामने क्या है, -2x = 3। इधर ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या जवाब आ जाएगा, -2x = 6। अब -2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, x किसके बराबर आ जाएगा, -3 जवाब। जी जनाब स्क्रीन शॉट ले। सर स्क्रीन पूरी नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं मैं भी करता हूँ, 1 मिनट बस। यार ये अपना वॉल्यूम म्यूट कर दें तमाम लोग। ये सिर्फ वीवो वाला जो बंदा है इसका ऐसा। यार ये वॉल्यूम तो म्यूट करें। वॉल्यूम म्यूट कर दें भाई। अब देखें स्क्रीन सही नजर आ रही। यार ये किसका वॉल्यूम बार बार ऑन हो रहा है? ये जनाब जो मैंने लोगों को लिंक दिया था ग्रुप में, उसमें से मेरे ख्याल में किसी ने ज्वाइन किया। हाँ जी आप सही नजर आ रहे हैं? सर अब ठीक है। अच्छा चलें ठीक हो गया। स्क्रीन शॉट लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने कंप्यूटर का भी लिखना है, आपको पता है। तो कंप्यूटर नोट्स है ना मेरे ख्याल में। अच्छा जी ठीक ठीक। अच्छा ये बताइएगा लास्ट लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था भला कंप्यूटर के अंदर, बताया आपको? सर आई थिंक इनपुट आउटपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। 1 मिनट, PDF लिख दिया, ईमेल के बारे में लिख लिया था, ठीक हो गया। अच्छा जी उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की लिखी थी, दो कंप्यूटर जनरेशन के बारे में लिखा था, इनपुट आउटपुट को लिख लिया। ये बताएं वो कौन सी मतलब दो डिवाइस का नाम बता दें जो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं। सर एक तो मॉनिटर है। ऐसी दो डिवाइस, एक हमारे पास मोडेम है, एक हमारे पास नेटवर्क केबल है कार्ड है, एक टच स्क्रीन है, एक हेडसेट है। ठीक है, ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। और ये जो जनाब अपना स्पीकर है, स्पीकर जो है ये बताइएगा, जो माइक है माइक, ये भी हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है, यानी हम बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी आप ये बताइएगा कि रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, एनीवन? प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारे पास कौन सी आएगी? रोम। अच्छा ठीक हो गया। इसके बाद हमने कुछ रैम के बारे में और भी मजीद कुछ लिखना था, जो कि उस दिन हम लिख रहे थे तो वहाँ पे हमने स्टॉप किया था। ROM, रोम के अंदर ना 3 एब्रीविएशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जनाब पी रोम, ठीक है, एक पी रोम होता है, एक होता है जनाब EP रोम, ठीक है, और एक होता है हमारे पास EEPROM। ठीक है। ये बताइएगा कि P का मतलब क्या होता है, P रोम से क्या मतलब होता है? जी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
ई का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये मतलब सही समझ आ रहा है, कोई ऐसी बात वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ई रोम होता है, ई पी रोम जो होता है, सॉरी पी रोम जो होता है हमारे पास क्या होता है बोला? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एबल है, हाँ ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हमारे पास है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। इसका आप जस्ट क्या लिख लें? प्रोग्रामेबल, PROGRAMABL, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी का मतलब क्या है? ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल EPROM। अच्छा जी, देखें एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ई से बन जाएगा वही, सिर्फ हमने एक चीज़ का इजाफा करना है डबल ई से। तो डबल ई से क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? इसका बन जाएगा जनाब हमारे पास अच्छा जी, ये जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल है या मतलब है वोलेटाइल है? एनीवन? And non-volatile. नॉन वोलेटाइल जो होती है वो परमानेंट होती है या मतलब है कि नॉन परमानेंट होती है? Permanent. जी बिल्कुल। ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपने याद रखनी है। तो ये तमाम, अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है कि जनाब जो हमारे पास जो ईपी रोम है ये क्या है, तो आपने नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी करनी है। तो ये अब आपने याद रखना है कि हमारे सामने ये सवाल जो भी जब भी पेपर में आए तो आपने इसको वैसे ही याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमने यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, ये कंप्यूटर की ना बेसिक है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास आता है जनाब HDD। HDD से क्या मुराद बनेगा? SDD, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। अच्छा जी, यानी ये सारी जो है ना हमारे पास जो है वो है क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अच्छा जी, एक और है फ्लॉपी डिस्क। तो ये हमारे पास जनाब क्या कहलाती है बोला? फ्लॉपी डिस्क है। इसके बाद हमारे पास लिखिएगा क्या कहते हैं इसको? SLOWEST, स्लोवेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम मतलब है कि महंगी, कम महंगी, और इसी तरह सबसे ज़्यादा सस्ती जो है हमारे पास वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? उस मेमोरी को हम कहते हैं जनाब वर्चुअल मेमोरी, VIRTUL, वर्चुअल मेमोरी। अच्छा जी, इसके बाद लिखिएगा रैम। रैम की लोकेशन कहाँ पर है? रैम कौन सी जगह पर लगी होती है? तो ये अब आपने क्या लिखना है? CPU। जी जनाब बताएं को CPU स्टैंड फॉर एनिमल। CPU स्टैंड फॉर Central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे पास, ये इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं No, ना sir. जी? Yes, sir. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या कह रहे हो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा जी, SDD का मतलब क्या होता है? SDD स्टैंड फॉर
सॉलिड स्टेट डिस्क, जी एस Solid state drive. स्टैटिक डिस्क ड्राइव, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद डी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। SOLID, SOLID सॉलिड स्टेट, स्टेटिक होता है, स्टेट ड्राइव, ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्लैश मेमोरी ओके हो गई। और अच्छा जी ये बताएं, पेपर के अंदर ये तो होगी ना, मतलब है कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो जनाब स्लोएस्ट है, चीपेस्ट मेमोरी कौन सी है बोला, चीपेस्ट? चीपेस्ट मेमोरी, यानी ये हमारे पास जो है ना फ्लैश मेमोरी, यानी ये चीपेस्ट मेमोरी है, तो ये भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद लिखिएगा जनाब, इधर आप हेडिंग डालेंगे, नजर आ रहा है ना सब कुछ, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ आती है, यानी एग्जांपल क्या है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, तो उसमें हमारे सामने याद रखिएगा, एक है अडोब फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप, VLC, क्या कहते हैं बोलो उसको, VLC मीडिया प्लेयर, मीडिया। अच्छा जी, इसके बाद विंडो मीडिया प्लेयर, जो कंप्यूटर की विंडो के अंदर मौजूद होता है, विंडो मीडिया प्लेयर। इसके बाद एक होता है मूवी मेकर, मूवी, जी जनाब। तो ये हमारे पास जनाब वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, जो पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आ सकता है। जी जनाब, इसका स्क्रीन शॉट लें, जी स्क्रीन शॉट लें। अच्छा जी जनाब, जो जब क्लास चल रही होगी ना, मैं पिछले जो जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, या जिस तरह मतलब पिछले एक दिन का लेक्चर होता है, तो मैं किसी भी बंदे से एक सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी कौन भला बताएगा, रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में जो 3-4 इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं, आप में से आज कोई भी बता दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है किसी से पूछ लेंगे। जी जनाब, स्क्रीन शॉट ले लिया, प्राइमरी मेमोरी होती है और जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर होता है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। ठीक हो गया। लाइट वगैरह चली जाए या फिर सिस्टम हमारा बंद हो जाए तो जो भी डाटा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर स्टूडेंट? मेमोरी आज भी होती है सर। आरजी होती है, ठीक हो गया। ये बताएं कि ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, रैम? सर ये अटारी मेमोरी होती है। जी Volatile memory. ठीक है, वोलेटाइल। अटारी मेमोरी होती है। अच्छा स्क्रीन शॉट ले लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया अपना, या स्क्रीन शॉट जल्दी ले लिया फौरन, ताकि ग्रुप के अंदर बाद में शेयर किया जा सके। सर क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा चलें, स्क्रीन शॉट का जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं इधर से ना खुद बनाऊंगा बैठ के, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे खुद बना के, जिसके पास सही आ रहा है वो बना ले, वरना उसके बाद में करा, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारे पास जनाब है सोमवार, और सोमवार वाला जब हमने पढ़ना होता है वर्ल्ड मैप। हमारी क्लास चला 8 बजे शुरू हो जाए करेगी, लेकिन ये एक्चुअली आज पहला दिन था, तो मैं खुद ये होता कि डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छा खैर, अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में 3-4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हम आपने सिर्फ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड
बताया है, कुछ और चीजें भी नहीं वो देखें ना, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को अभी हमने पढ़ना है यार, अभी तो हम लिख रहे हैं ना, मतलब स्टार्ट है हमारा, ठीक है। और मैथ में ये रास्त, तनासब और परसेंटेज के इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको कितने दिन हो गए क्लास लेते हुए? मुझे आज फर्स्ट डे है सर। फर्स्ट डे तो चलो कोई बात नहीं है ना। अब आपने जो है वो क्या कहते हैं कि पिछली जरा जितनी हमारी तकरीबन ये 18 क्लासें हो चुकी हैं, वो पिछली क्लासेस आपने मुझसे रिकॉर्ड में ले लेनी है। उसमें हम डेली 5 सवाल मैथ के ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा हमारे मैथ के कुछ सवाल होते हैं जो कि हर सवाल के अंदर ऐड किए जाते हैं सर रिकॉर्ड। इसमें अलजबरा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कुछ अलजबरा के क्वेश्चन भी होते हैं। नहीं वो अब एक दिन में तो सारी चीज़ नहीं समझाई जाती। अच्छा ये बताइएगा जनाब, हम वर्ल्ड मैप के अंदर नॉर्थ साउथ अमेरिका के बारे, सॉरी अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे थे। अफ्रीका के बारे में लास्ट कंट्री कौन सा था जिसके बारे में हमने पढ़ा था? एनीवन? इथियोपिया के बारे में। एथोपिया के बारे में पढ़ा था। चलिए सूडान के बारे में देखे ना, हमने साउथ सूडान के बारे में पढ़ नहीं लिया था? नो सर, इथियोपिया के बारे में पढ़ा था। चलें जी, एथोपिया ठीक हो गया। एथोपिया की करेंसी का क्या नाम है? एनीवन? एथोपिया की करेंसी का क्या नाम है? किया था हमने, 3 पढ़े थे सोमालिया में। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एथोपिया की जो करेंसी है वो क्या है, क्या नाम है उसका? सर 20 सरबीर। बिल्कुल जनाब, साउथ सूडान। एक्चुअली ये जो है ना, सूडान एक मुल्क था, उसके बाद जो है इसका नाम जो है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। साउथ साइड पे एक और मुल्क बना दिया गया जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है बोला? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड सर जी ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं ना सर, नहीं यार। जी, अब नजर आ रहा है? सर जी ऊपर देख रहे हैं। अच्छा जी, तो ये जनाब लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। कैपिटल, साउथ सूडान का कैपिटल है जनाब जुबा, JUBA। करेंसी, इसकी करेंसी का नाम है जनाब पाउंड, यानी सूडानी पाउंड, ठीक हो गया, पाउंड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल पेपर में आता रहता है, इनकी एक पर्सनैलिटी गुजरी है जो कि पॉलिटिशियन भी था, एक रिवोल्यूशनरी इनकलाबी लीडर था, और इन्होंने क्या किया, इसका प्रोफेशन था मुआशियात का था, और इनका जो मेन मूवमेंट थी उनकी थी, उन्होंने जो सूडान है ये मुल्क उसने बना के दिया उसको, यानी फाउंड किया। ये लाइक जिस तरह हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, कैदर मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनकी वो पर्सनैलिटी जिसका नाम लिखें। पर्सनैलिटी, इसका जनाब नाम है जॉन ग्रैंग दी मैबियोर, JO जॉन GARANG ग्रैंग MABIOR। ये जनाब 1945 से लेकर 2005, 1945 में जब बंदा पैदा हुआ, 2005 में इसकी डेथ हुई, और इसका जो डेथ डेट है ना वो लिख लें 30 जुलाई, 30 जुलाई 2005 को डेथ होती है। एक्चुअली ये डेथ डेट जो होती है ना, ये पेपर में आ जाती है बाद का, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी कोई, ठीक है। He was Sudanese revolutionary leader
founder of Sudanese profession by economist. ये मतलब इकोनॉमिक्स प्रोफेशन इसका जो था मुआशदान था, ठीक है, ठीक हो गया। तो मेन जो इसका इन्फ्लुएंस था वो था फाउंडर ऑफ साउथ सुडान, ठीक है। तो ये अब आपने याद, इसके ऊपर जो सवाल पेपर में पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो ये याद सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जनाब आप लिखेंगे फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। इसके बारे में लिख नहीं लेता, सोमालिया के बारे में नहीं लिखा था। रिपब्लिक ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। सोमालिया का दारुल हुकूमत पेपर में अक्सर आता रहता है। कैपिटल जो है ये जनाब मोगाडिशु, MOGA, मोगा DISHU, ये पेपर में सवाल आता रहता है, मोगाडिशु, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो शिलिंग है, SHILIN, शिलिंग करेंसी है इसकी। और बाकी जो है एक मैंने आपको बताया था हारन ऑफ अफ्रीका जो है वो कौन कौन से मुल्क करता है, उनका क्या कोड बताया था भला? हारन ऑफ अफ्रीका, एनीवन? सीड के अंदर कौन कौन से मुल्क आते हैं? SEED, सीड, क्या मतलब है? हारन ऑफ अफ्रीका। यानी पेपर के अंदर ये आ जाए कि अदर नेम किया है तो हारन ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। सीड का नाम हारन ऑफ अफ्रीका भी है, यानी सोमालिया का नाम हारन ऑफ अफ्रीका भी है, इथियोपिया का नाम हारन ऑफ अफ्रीका भी है। और ई से दूसरा, ई से क्या बोला? इरेट्रिया का नाम हारन ऑफ अफ्रीका भी है। डी का मतलब था जिबूटी, हारन ऑफ अफ्रीका भी है, ठीक हो गया। यानी इनका तीनों का चारों का नाम हारन ऑफ अफ्रीका भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सोमालिया जो है ना ये एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिएगा लोएस्ट पर कैपिटा मुस्लिम कंट्री एंड इन वर्ल्ड। क्या लिखेंगे? लोएस्ट पर कैपिटा इन मुस्लिम एंड वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम जो है इस मुल्क में होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एनीवन? किसी को पता है? नहीं पता? इलाकाई के हिसाब से। बनादीर इज ए कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन वो जो समंदर की मतलब एक साइड पे लगती है वो कोस्ट साइड। अच्छा जी, मतलब समंदर की जो उसकी लगती है ना वो क्या कहते हैं, सैल पट्टी वो। अच्छा जी, पर कैपिटा इनकम ना मैं अब आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान की एक साल की इनकम इकट्ठी की जाएगी, पूरी आबादी पे डिवाइड किया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, आपके घर में 10 बंदे हैं, कमाने वाले 2 या 3 हैं, खाने वाले सारे हैं, क्या होगा कि पूरे घर की इनकम को इकट्ठा किया जाएगा और सब के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। जो जवाब आएगा उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसी तरह जनाब पूरे मुल्क की आमदनी एक साल की इकट्ठी की जाती है, सर्विस खिदमात उसकी जितनी भी होती हैं उसको पूरे आबादी के ऊपर डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है, ठीक है। BENA, बीनादीर एज ए कोस्टल रीजन। अल शबाब इन टेररिस्ट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप है अल शबाब। पेपर के अंदर अक्सर आता रहता है कि अल शबाब जो है क्या चीज़ है। अल शबाब इज ए टेररिस्ट ग्रुप। अगर हमारे पास, हम रह रहे हो सोमालिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हूँ, तो वो कहेंगे जी TTP इज ए टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान। TTP का क्या मतलब है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, ठीक है, खत्म बात। आगे चलते हैं जनाब।
यहाँ पर जनाब एक टेररिस्ट अटैक होता है, एक होटल होता है मोगाडिशु जिनका कैपिटल वहाँ पे, और उसके अंदर अल शबाब ने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया था, और वो पेपर में आ सकते हैं एज ए करंट अफेयर के तौर पर। ठीक है, लिखिए इन जून 2016, ठीक है, 16 people were killed, 16 people killed, 55 injured in मोगाडिशु होटल। मोगाडिशु जो उनका कैपिटल है, उस वहाँ पे एक होटल था, मतलब वहाँ पे। ठीक हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने कबूल की? अल शबाब क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन्होंने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की कि हमने अटैक किया। ठीक हो गया। इसके बाद एक और चीज़, सोमालिया के अंदर अक्सर आपने, बल्कि अगर आप लोग खबरें सुनते हो ना, तो शुमाली कजाकी का नाम सुना है? शुमाली कजाक, एनीवन सुना है आपने? ये समुद्री डाकू होते हैं। समुद्री डाकू, वेरी गुड। इनको कहते हैं, ये जनाब जो पूरी दुनिया में जो है ना, इनकी जो ये सोमालिया है ना, इसके अंदर जनाब एक ग्रुप है सोमाली डाकू, सोमाली कजाक, तो समुद्री डाकू होते हैं। अभी भी लास्ट टाइम ये पिछली बार इन्होंने, पिछले महीने एक जनाब उन्होंने एक जहाज़ पकड़ा, शिप, किसका? श्रीलंका का, और आज उन्होंने रिहा कर दिया है। ठीक है, आज उन्होंने रिहा किया है, और उसके अंदर अगर आप खबरें सुने ना, तो कितने करोड़ उन्होंने पहले पैसे ले के फिर छोड़े। ठीक है, लिखेंगे ना आप इसके बारे में। सोमालिया हैज ए सीरियस प्रॉब्लम, SO, सोमालिया has a serious problem of pirates targeting, इसको कहते हैं समुद्री डाकू। pirate targeting the ship, किसको कहते हैं बोला? शिप को। द शिप ट्रैवलिंग इन वाटर, यानी पानी के अंदर वो चल रहे होते हैं, अलंग विद कोस्ट, अलंग विद, यानी जो सैल समंदर के साथ चलते हैं या पानी के अंदर चलते हैं, दोनों को जो टारगेट करते हैं, तो इनको हम भला क्या कहते हैं? समुद्री डाकू। तो पूरी दुनिया में ये मुल्क मशहूर है जनाब। ठीक है, तो ये अब आपने समझना है कि पाकिस्तान भी बहुत पीछे है अगर देखा जाए। ठीक है, इसके बाद जनाब लिखिएगा रिपब्लिक ऑफ युगांडा। रिपब्लिक ऑफ युगांडा, रिपब्लिक ऑफ युगांडा जो है जनाब जमहूरी मुल्क है, और ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या चीज़ है बोला? लैंड लॉक्ड। पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ्रीका के अंदर जो है ऑलमोस्ट कोई 16 मुल्क है। ठीक है, जो लैंड लॉक्ड है। ठीक है, अच्छा जी, इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल है जनाब कंपाला। करेंसी जो है इनकी वो शीलिंग है। अच्छा जी, इसके बाद गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके से ये मुल्क आज़ाद होता है। कब भला? अक्टूबर 9, 1962। 1962 में ये मुल्क आज़ाद हुआ यूके से, और ये जनाब आपकी क्लियर बात हो गई। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जो आपको पता है कि दरिया नील है, दरिया नील कहाँ से निकलता है एनीवन? मैंने एक लेक का नाम बताया था, विक्टोरिया और टना। विक्टोरिया। इधर आप एक कोड लिखेंगे टक, TU की टक। टक का मतलब क्या होता है? लिखें लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन टक। टक का मतलब क्या है? तंजानिया, युगांडा, केफ और कीनिया। तो ये जनाब लेक विक्टोरिया जो कि यहाँ पे बाउंड्री लाइन मिलती है। युगांडा वो मुल्क है जहाँ से लेक विक्टोरिया मौजूद है, इसकी बाउंड्री लिखती है और यहाँ से दरिया नील जो है निकल रहा है। ये बताएं जो दरिया नील युगांडा से निकल के जा रहा है, इसको हम वाइट नाइल कहते हैं या ब्लू नाइल कहते हैं? एनीवन? सर वाइट नाइल। व्हाइट नाइल। वेरी गुड। ब्लू नाइल कहाँ से आता है और कहाँ पे जाके मिलता है? और जो जो जगह ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों जाके मिल जाते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पता है ना? नहीं पता? उसका नाम था, भूल क्या है? भूल गया ना? उसका नाम था, वहां पे सूडान आता था, उसका नाम भी बड़ा आसान था यार, क्या नाम था? सेंटर ऑफ, चलो अच्छा जी। यहाँ पे जो युगांडा है ना, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट था जो कि पाकिस्तान की तरह मतलब है, उसको भी एग्जाइल किया गया। एग्जाइल का मतलब होता है किसी को जलावतन कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे लिखें प्रेसिडेंट आदि अमीन, ठीक है? किसका प्रेसिडेंट है वाला? युगांडा, ठीक है? ये बंदा जो है क्या था वाला, इसको जनाब जिला वतन किया गया। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? EXIL, एग्जाइल गो टू सऊदी अरेबिया। एग्जाइल का मतलब ये होता है कि जिसको मतलब जबरदस्ती भेज दिया जाए। कब वाला? इन 1979 में ये सऊदी अरब भेज दिया गया, ठीक है? और याद रखिएगा ही डाइड, एक्साइल मीन सर जिलावतनी। जिला वतन, ठीक है? ही डाइड इन 2003 इन सऊदी अरेबिया। 2003 में इसकी सऊदी अरब में डेथ हो जाती है। पाकिस्तान वाले बंदे तो चलो 5 साल बाद वापस आ जाते हैं इंग्लैंड से कहीं दवाई शवाई लेके। इधर वाले हालात और भी ख़राब हैं। तो जी जनाब, इसको जनाब याद रखिएगा, इस बंदे को अदी अमीन को BUTCH, बुचर का मतलब क्या होता है? बुचर ऑफ युगांडा भी कहते हैं। कसाई। आल्सो बुचर ऑफ युगांडा आल्सो कॉल्ड, कौन वाला? अदीम। इसको क्यों कहते हैं एनीवन? ये स्टोरी मैंने सुनाई थी किसी बारे में, पता है ना आपको? तो ये जनाब इसके सवाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो इसके बाद यहाँ पे एक और मुल्क भी लिख लें, रिपब्लिक ऑफ कीनिया। कीनिया के कोई थोड़े सवाल आते हैं तो वो भी आप ऐड कर लें। रिपब्लिक, इसका मुझे याद कराइएगा, मैं एंड पे बताऊंगा अदीन के बारे में। रिपब्लिक ऑफ कीनिया। कीनिया का कैपिटल है नैरोबी। क्या है भला? कैपिटल NAIROBI, नैरोबी कैपिटल है, नैरोबी। और इसकी जो करेंसी है वो शीलिंग है, करेंसी को इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसकी न्यूज़ एजेंसी, जो कंट्री हम
जी क्या कह रहे हो? ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये वो कंट्री हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले जो आपने बताया। हार्न अफ्रीका तो मतलब देखो ना, वो तो और है ना, ये तो और है, ठीक है। अच्छा जी, कीनिया का दारुल हुकूमत जनाब नैरोबी है, न्यूज़ एजेंसी केएन है, ठीक है। ये जो अफ्रीका के अंदर सारे कंट्री पढ़े थे वो पढ़ रहे हैं हमारे। देखो ना, हम तो साउथ सॉरी अफ्रीका लिख रहे हैं ना, अफ्रीका के बारे में हम लिखते जा रहे हैं। अफ्रीका के कौन कौन से मुल्क हैं और उनकी क्या क्या पेपर में सवाल आ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। अब कीनिया के ऊपर ना एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जनाब याद रखिएगा, ये बताएं पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? पूरे दिन में 24 घंटे, डेज दिन में 12 घंटे, रात को डेज एंड नाइट आर इक्वल इन कीनिया all the year। क्यों भला? क्योंकि जनाब ये लोकेट करता है, लोकेटेड है इक्वेटर पे, लोकेटेड इक्वेटर। कैसे भला? मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक दैट जनाब ये एक मुल्क है, ये पूरी दुनिया का नक्शा है, यहां पे इक्वेटर लाइन जा रही है, ठीक है। इक्वेटर लाइन के ऊपर जो मुल्क आ जाएगा ना ऊपर, वहां पे दिन और रात बराबर होंगे। जब आप इस साइड पे जाते हैं तो फर्क पड़ता है, इस साइड पे जाते हैं तो फर्क पड़ता है। जब आप बराबर में आ जाते हैं तो फर्क खत्म होता जाता है। यानी आप यहाँ से चलेंगे, इधर चलते जाएंगे, फर्क खत्म होता जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इधर से चलेंगे, जब यहाँ पे आएंगे जीरो। यानी ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है जो इसके ऊपर आएगा, उसकी दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये जनाब वो मुल्क है जहाँ पे डे और नाइट जो है तमाम साल बराबर रहती है। यानी 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात है। तो एक तो जो फायदा एक ही दर्जा रात में बंदे एडजस्ट है। स्क्रीन शॉट लेने तो ले लें, वरना जनाब मैं यहाँ से जो है स्क्रीन शॉट बना के भेजूंगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? साल गर्मी पड़ती है, जी सारा साल मौसम एक जैसे रहता है। देखे ना, 12 घंटे के दिन है, 12 घंटे के रात है, ठीक है ना। और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये नहीं है कि सर्दियाँ आती, सर्दी नहीं आती, यहाँ पे एक जैसा मौसम है बिल्कुल, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो इक्वेटर लाइन है ना, इस साइड पे सर्दी ज़्यादा होती है, इस साइड पे सर्दी कम होती है। बट जो मुल्क इक्वेटर लाइन के नज़दीक होंगे उतने ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होगी, जितने दूर होंगे उतनी ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे आता है जनाब, इस जगह पे आता है यूके। यूके में 24 घंटे में एक बार तो बारिश होनी है, वहाँ पे सर्दी होती है हर वक्त, ठीक है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारा लेक्चर जो है आज का ख़त्म हो चुका है जी। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी नैरोबी में है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नैरोबी में तो नहीं है, वो तो उधर है, कनाडा में है।